क्यों इस आदमी को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? कैसे ये आदमी मोदी और राहुल गांधी दोनों का दोस्त है? किस स्ट्रेटेजी से इसने नरेंद्र मोदी को 2014 का चुनाव जिताया था? कैसे ये बिहार का लड़का यूनाइटेड नेशंस की नौकरी छोड़कर आज भारतीय राजनीति का इतना बड़ा नाम बन गया? क्यों एक वक्त पर मोदी का सबसे खास रहा ये शख्स आज प्रधानमंत्री मोदी से दूर हो गया? और क्यों आज ये व्यक्ति अपना इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़कर बिहार की राजनीति को बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मशहूर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के जीवन, उससे जुड़े संघर्ष और आगामी राजनीतिक यात्रा की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो भैया, प्रशांत किशोर की कहानी शुरू होती है बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव से, जहां बिहार सरकार में डॉक्टर श्रीकांत पांडे के यहाँ 1977 में प्रशांत किशोर का जन्म होता है। इसके बाद में प्रशांत और उनके माता पिता बिहार के बक्सर में रहने लगते हैं। इस कहानी में बिहार का नाम याद रखिएगा, क्योंकि नाम बार बार इस कहानी में आने वाला है। इसी बिहार के बक्सर जिले में जहां बड़े होते हुए प्रशांत किशोर का ध्यान पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा रहता है। अब क्योंकि प्रशांत के पिता डॉक्टर थे और वो शुरू से ही प्रशांत की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते थे। हालांकि प्रशांत भी बुद्धि के तेज थे, इसलिए कम पढ़ाई में भी वो अच्छे मार्क्स लाते थे। मैथ्स में इनका इंटरेस्ट बचपन से ही सबसे ज्यादा था और यही सब्जेक्ट इनको सबसे ज्यादा पसंद भी था और यही आगे चलकर इनके काम भी आने वाला था। मैथ्स स्ट्रांग होने के कारण जब प्रशांत ने 12th की परीक्षा दी तो इनका मैथ्स का रिजल्ट ऐसा आया कि सब देखते रह गए। 150 में से 148 मार्क्स लाकर प्रशांत ने खुद को और दूसरों को यह साफ दिखा दिया था कि इनका मैथ्स कैसा है। इसके बाद जैसा हर घर में होता है कि या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर, तो यहाँ पर प्रशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रशांत के पिता ने भी उनको कहा कि तुम इंजीनियरिंग करो और फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। अब यह प्रशांत के ऊपर प्रेशर तो था, लेकिन वो प्रेशर को मैनेज करने में बहुत माहिर थे। उन्होंने तय किया कि वो इंजीनियरिंग ना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करेंगे। इससे उनका कोर्स थोड़ा आसान भी होगा और साथ ही वो दिल्ली जाकर एक नई दुनिया में को देख सकेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। लेकिन फिर कुछ ही वक्त में जब उनकी तबीयत खराब हुई और उनका इंटरेस्ट भी कहीं गायब होने लगा तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो वापस बिहार चले गए। इसके बाद बिहार आकर अगले 3 साल तक प्रशांत ने पढ़ाई ही नहीं की, यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई में गैप ले लिया। इस वक्त के बारे में प्रशांत बताते हैं कि उनकी जिंदगी का बड़ा ही कठिन दौर था, जहां उनका अक्सर अपने पिता के साथ मतभेद होता रहता था और वजह थी उनकी ग्रेजुएशन, जिसे वो छोड़कर आ गए थे। अपने पिता के कई बार कहने पर 3 साल की गैप के बाद प्रशांत फिर से ग्रेजुएशन करने का फैसला करते हैं और इस बार लखनऊ जाते हैं। देखो, लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक बार फिर अपनी पढ़ाई से 2 साल का गैप ले लेते हैं और इन 2 सालों के बाद वो हैदराबाद जाते हैं, जहां से उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रशांत किशोर को यूनाइटेड नेशंस की इंडियन विंग में ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिल जाती है और वो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ जॉब के दौरान एक बार प्रशांत किशोर से कहा गया कि वो बिहार जाकर पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम को ओवरलुक करें और वहां के ऑपरेशंस को मैनेज करें। इस ऑफर को सुनते ही प्रशांत किशोर ने झट से हाँ कह दिया और एक बार फिर वो बिहार आ गए। जब उन्हें यह प्रपोजल दिया गया उस समय बिहार में राबड़ी देवी सीएम थी। बिहार आकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम करा और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है उनकी फ्यूचर वाइफ जानवी दास से, जो कि एक डॉक्टर थी और उस समय वो भी बिहार में मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट में प्रशांत बहुत अच्छे थे, इसलिए महज 2 साल में ही उनके बिहार में किए काम से उनके सीनियर्स उनसे इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस के दिल्ली ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया गया। ये यूनाइटेड नेशंस का इंडिया कंट्री ऑफिस था और यहाँ आना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पर इन्होंने अच्छा काम किया तो इनके काम से इंप्रेस होकर इनकी अगली पोस्टिंग हुई यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में। इसके बाद यूएन हेडक्वार्टर्स में काम करने के लिए प्रशांत अपने परिवार सहित अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर रहने लगे। यहाँ आकर प्रशांत किशोर की जिंदगी पूरी तरह से वेल सेटल्ड थी। यहाँ उनकी फैमिली थी, यहाँ वो अच्छे पैसे कमा रहे थे और साथ ही यूएन में एक डिप्लोमेट भी बन गए थे। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि एक आम नौजवान को भला इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए होगा, लेकिन प्रशांत किशोर का काम करने का तरीका कुछ अलग था। यूएसए में रहते हुए प्रशांत को फील होना शुरू हुआ कि उनके ऑफिस जॉब में एक तरह से उनको अब मजा नहीं आ रहा है और वो सेम जॉब से बोर होने लगे हैं। इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स को कहा
कि वो एक फील्ड जॉब करना चाहते हैं जहां वो ग्राउंड पर जाकर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पर काम कर सके। इसी के चलते कुछ समय बाद उनकी डेस्क पर एक ऑफर पहुंचा। ऑफर था कि उन्हें अब अफ्रीका की एक वेस्टर्न कंट्री में जाना था और वहां ग्राउंड पर काम करना था। प्रशांत किशोर ने इस अपॉर्चुनिटी को भी हाँ कहा और अफ्रीका पहुंच गए। कुछ वक्त वहां काम किया और जब वो काम भी पूरा हो गया तब इन्होंने भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक राज्यों में कुपोषण की स्थिति से जुड़ा एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें गुजरात सबसे नीचे था। देखिए, उस समय गुजरात भारत का डेवलप्ड स्टेट माना जाता था, लेकिन प्रशांत के इस रिसर्च पेपर में इस डेवलप्ड स्टेट का क्रिटिसिज्म लिखा हुआ था कि किस तरह से देश की सबसे डेवलप्ड स्टेट में भी माल न्यूट्रिशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब प्रशांत का यह पेपर पब्लिश हुआ तो इस पेपर को गुजरात के कुछ खास लोगों ने भी पढ़ा और इस पेपर के बाद ही प्रशांत किशोर की लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जब इस पेपर को गुजरात के कुछ खास लोगों ने पढ़ा तो उन पढ़ने वाले कुछ खास लोगों में से एक थे उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इनके पेपर को पढ़ते हैं और जिस तरह से पेपर लिखा हुआ था उससे प्रभावित होकर इस रिसर्च पेपर के राइटर की खोज करते हैं। यहीं से नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत की शुरुआत होती है। मोदी प्रशांत किशोर से कहते हैं कि भाई, अगर आप वाकई में बदलाव लाने की सोच रखते हैं तो ऐसे शिकायत भरे पेपर क्यों लिखते हो? ग्राउंड पर आकर साथ मिलकर काम करो और इसलिए मैं आपको गुजरात में आकर काम करने के लिए इन्वाइट करता हूं। आप आइए और गुजरात में ग्राउंड पर काम कीजिए। अब इनकी बातचीत कई दिनों तक चलती है। प्रशांत मोदी से कहते हैं कि मैं गुजरात आकर मैं किसी भी हायरार्की का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं सीधे आपको रिपोर्ट करूंगा। और जब इस बात के लिए मोदी मान जाते हैं तो प्रशांत किशोर, जो अब तक एक यूएन के डिप्लोमेट के रूप में वेल सेटल जिंदगी जी रहे थे, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं और गुजरात आ जाते हैं। देखिए, इस ऑफर के समय प्रशांत के पास दो चॉइसेस थी। या तो यूएन में रहकर ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे और आने वाले वक्त को अमेरिका में गुजार सकते थे, या फिर वापस भारत आकर भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। और जब उन्हें एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरफ से काम करने का ऑफर आया तो प्रशांत किशोर ने अपने देश को चुना और अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात आ गए। ये साल 2011 की बात है जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रशांत किशोर से मिले और धीरे धीरे दोनों ने फ्यूचर पॉलिसी और इलेक्टोरल पॉलिसी को डिस्कस करना शुरू कर दिया। अगले ही साल 2012 में गुजरात इलेक्शन होने वाले थे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करा। प्रशांत ने मोदी की कई तरह से मदद की। सबसे पहले तो उन्होंने मोदी को सोशल मीडिया का पोटेंशियल समझाया और उन्हें फेसबुक और यूट्यूब को यूज करके अपनी बात आगे रखने की सलाह दी। साथ ही नरेंद्र मोदी की कुछ स्पीचेस भी ड्राफ्ट करने का काम करा। जब इन स्पीचेस से सीएम मोदी की तारीफ हुई तो वो बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने प्रशांत को अपनी स्पीच ड्राफ्टिंग टीम में जोड़ लिया। ऐसा कर करके प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों जीतना शुरू किया और कुछ ही समय में दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि 2012 के गुजरात इलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए ऑफिशियली इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बन गए। इसके बाद प्रशांत किशोर यहां से अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो है इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट। उस समय प्रशांत किशोर को भी नहीं मालूम था कि यह टैग उनसे हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। यह रोल उस समय तक भारत की राजनीति के लिए बिल्कुल नया था और अब जो होने वाला था ऐसा इंडिया की पॉलिटिक्स में कभी नहीं देखा गया था। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल जगत में आगाज इतनी तेज होता है कि इनको आज यानी महज एक दशक बाद भारतीय पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। प्रशांत के लिए गुजरात इलेक्शन पहला इलेक्शन था जिसमें प्रशांत किशोर ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका निभाई और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद करी। प्रशांत के इनोवेटिव आइडियाज और प्लानिंग से इंप्रेस होकर मोदी ने 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया, क्योंकि अब मिशन था नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवाना और इसके लिए जरूरत थी कि नरेंद्र मोदी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जहां देश भर के लोग उन्हें एक नेशनल लीडर के तौर पर देखने लगे। यह कैंपेन कई महीने चला और इसमें प्रशांत ने कई तरीकों से कंट्रीब्यूट करा। सबको पता है कि 2012 तक मीडिया में नरेंद्र मोदी की छवि भी खराब थी और यहाँ तक कि कोई भी पत्रकार उनके इंटरव्यू तक नहीं लेना चाहता था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने में भी प्रशांत किशोर ने उनकी मदद की और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि देश भर से नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गई। सबसे पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को और बढ़ चढ़कर यूज करने की सलाह दी, जिसके बाद ही नरेंद्र मोदी के यूट्यूब और फेसबुक पर वीकली अपलोड शुरू हुए, जहां उनकी स्पीचेस अब डायरेक्टली यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। इसके साथ ही 2013 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कैट की शुरुआत की, जिसके जरिए एक आम आदमी भी आगे आकर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता था और इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। बाद में 2015 में इसी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदल दिया गया, जिसे आज आईपैक के रूप में जाना जाता है। 2014 में कैग के अलावा
कई इनोवेटिव कैंपेन किए गए ताकि नरेंद्र मोदी को देश भर में प्रमोट करा जा सके, जैसे कि चाय पर चर्चा, 3D होलोग्राम रैलीज और रन फॉर यूनिटी। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर अपने मिशन में सक्सेसफुल साबित हुए और उनका यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब खत्म हुआ। इलेक्शन रिजल्ट के कुछ ही महीनों बाद प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के कैंप से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ उनके सेपरेशन की वजह वो ये बताते हैं कि इलेक्शन के पहले प्रशांत किशोर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री लाने की बात की थी और मोदी जी ने इस बात से एग्री भी किया था, लेकिन पीएम बनने के तुरंत बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था, तो लेटरल एंट्री के मुद्दे पर पीएम मोदी डायरेक्ट और इतनी जल्दी फैसला लेने से थोड़ा कतरा रहे थे और इसी बात को संकेत समझ प्रशांत किशोर ने यह तय करा कि अब उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ रुख कर लेना चाहिए। इसी के बाद 2014 के नवंबर महीने में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलते हैं और यहाँ पहली मुलाकात में ही दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही बैठ जाती है। जहां सिर्फ नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपने कैंप में आने के लिए इनवाइट करते हैं और यहीं से प्रशांत फिर एक बार अपना रुख बिहार की तरफ करते हैं और 2015 के बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बनने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर की ग्राउंड और इलेक्शन की समझ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने नीतीश कुमार को यह इलेक्शन जीतने में मदद की। उन्होंने नीतीश के निश्चय, विकास की गारंटी के नारे लगाने वाली साइकिल का सुझाव दिया। उन्होंने उनकी ओर से फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तैयार किया और बिहार के 4000 गांवों का दौरा करके उनकी आम समस्याओं का पता लगाकर एक सर्वे किया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने शानदार जीत हासिल की और फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन गए। नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद प्रशांत किशोर को एडवाइजर फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बना दिया। इस पोजीशन पर आकर अब प्रशांत किशोर पहली बार किसी सरकार में रहकर काम कर रहे थे। यहाँ रहकर उन्होंने बिहार की राजनीति को और गहरे ढंग से समझा। उनको समझ आया कि कैसे एक आइडिया और इंप्लीमेंटेशन के बीच कई लेयर्स होती हैं और कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने पर कितने डाइवर्स तरह के रिस्पॉन्स लोगों से मिलते हैं। अगले 2 सालों तक उन्होंने बिहार में ही काम करा। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दी और फिर वो अपनी अगली इलेक्शन स्ट्रैटेजी के प्रोजेक्ट पर चले गए। अगले कुछ सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और के स्टालिन के साथ प्रशांत किशोर ने एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम करा और इन सभी पॉलिटिशियंस को इनके स्टेट इलेक्शन में जीत दिलाने में मदद करी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर उनके काम की बड़े पैमाने पर और सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना भी की थी। देखो, ये सभी प्रोजेक्ट प्रशांत ने कमर्शियल तौर पर करे और इन सभी प्रोजेक्ट से प्रशांत ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी कमा ली थी और वो अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर में जाना चाहते थे और इसलिए 2021 के तमिलनाडु इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर ने यह पब्लिकली अनाउंस किया कि वो अब एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़ रहे हैं। देखो, 2011 से 2021 तक प्रशांत किशोर इंडिया में रहे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में पॉलिटिक्स के हाईएस्ट लेवल पर ऑपरेशंस देखे, जगह जगह जाकर लोगों की समस्या सुनी और उन्हें समझने की कोशिश की। जब वो पॉलिटिशियन की इलेक्शन जीतने में मदद करते थे तो वे पाते थे कि नेता जो प्रॉमिस को इलेक्शन के वक्त करते थे, वही नेता जिसे उन्होंने जिताने में मदद की, वो जीतने के बाद उन प्रॉमिस पर ध्यान ही नहीं देता था और जिसके कारण ग्राउंड पर ज्यादा कोई चेंज नहीं आता और जनता इलेक्शन के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं और वो देखते हैं कि यह समस्या उनके होम स्टेट बिहार में तो और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बिहार में प्रशांत ने सबसे ज्यादा काम किया था तो बिहार के बारे में उन्हें सब पता था। देखिए, बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है और पिछले कितने ही दशकों से यहाँ के नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लूट कर अपनी जेबें भरी है और ग्राउंड पर एक्चुअल में यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। अपने काम करने के दौरान जब प्रशांत किशोर को ये समस्या बेहद करीब से दिखी तो उन्होंने तय किया इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें खुद ग्राउंड पर काम करना होगा और यही वो तय करते हैं कि अपनी आगे की पूरी जिंदगी को अब वो बिहार को आगे बढ़ाने की तरफ डेडिकेट कर देंगे। इसके बाद वो जन सुराज की शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन सुराज आगे चलकर बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर बिहार की पदयात्रा पर है, जहां वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें अपने वोट की इंपॉर्टेंस को लेकर जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज बिहार का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करता है, जिससे बिहार के गांवों में नौजवानों की संख्या काफी कम है। इसी बिहार के टैलेंट को बिहार में वापस लाने की तरफ और बिहार की ग्रोथ स्टोरी से जोड़ने का वो प्रयास करेंगे। और देखिए, वैसे भी प्रशांत किशोर के काम करने के इतिहास को अगर हम देखें तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्रशांत किशोर बिहार में पॉलिटिकल पावर में आ गए तो वो बिहार के ऊपर से पिछड़े हुए राज्य के टैग को हटा देंगे और बिहार को भी देश के अग्रणी राज्यों में लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।